ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नॉवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 4, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे और सिया किंग्यू के पीछे से एक ऐसा दहाड़ आता है जो हेवन और अर्थ को तोड़ दे। युनचे और सिया किंग्यू बर्फ में गिर जाते हैं। जब वो पलट के देखते हैं, उनकी आंखों के सामने उनके लाइफ का सबसे शॉकिंग मंजर होता है। आसपास की पूरी जमीन, जो असल में पानी से भरा एक बड़ा गड्ढा था जो बर्फ से ढका था, उथल पुथल हो जाता है। 30 मीटर मोटी आइस पतले कागज की तरह टूट जाती है और नीचे से पानी की एक बहुत बड़ी वेव और उसके साथ एक जाइगेंटिक व्हाइट फिगर हवा में उछलता है। 100 फीट से ज्यादा उछलकर वो बीस्ट जमीन पर गिरता है। ऐसा धमाका होता है कि आसपास की बर्फ टूट जाती है। वो बीस्ट लगभग 300 मीटर लंबा, पूरे सफेद बालों से ढका हुआ, आदमी जैसा शरीर और भेड़िया जैसा सिर था। उसकी आंखें लाल थीं जैसे खून हो। जब वो जमीन पर गिरता है, वो एक छोटा पहाड़ लगता है जो आसमान की रोशनी को ब्लॉक कर देता है। उसका ऑरा 10,000 पहाड़ों से ज्यादा हैवी था। युनचे और शाकिंग्यू उसके सामने 2 छोटी मक्खियां लग रहे थे। वो जितनी दूर भागे थे, बीस्ट ने सिर्फ 2 कदम में कवर कर लिया। अब आगे हेवन बेसन सीक्रेट रेल्म के हर कोने में एक ऐसी दहला देने वाली दहाड़ गूंजी जो हर किसी को हिला गई। उस दहाड़ का प्रेशर और उसकी टेरिफाइंग पावर इतनी ज्यादा थी कि टॉप 10 सेक्ट्स के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स भी शॉक में आ गए और सोर्स के पास जाने की हिम्मत न कर सके। सबको लगा कि अब तो मौत पक्की है, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो लोग इस टेरिफाइंग प्रोफाउंड बीस्ट से टकराएंगे वो कोई और नहीं बल्कि यंगर जनरेशन के सबसे टैलेंटेड 2 यंग लोग होंगे। जैस्मिन, जो अपना सारा ध्यान अपने बॉडी से घोटली पॉइजन निकालने में लगा रही थी, एकदम से उस टेरिफाइंग ऑरा से हिल गई। वो युनचे के दिमाग में गुस्से और शौक भरी आवाज में कहती है, ये क्या हो रहा है? तुम लोगों ने एक टायरेंट प्रोफाउंड बीस्ट को छेड़ दिया है। युनचे घबरा कर बोलता है, टायरेंट प्रोफाउंड बीस्ट? उस बड़े से बीस्ट का प्रेशर युनचे को लग रहा था जैसे वो एम्परर प्रोफाउंड फ्लेम ड्रैगन से भी कहीं ज्यादा टेरिफाइंग हो। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये एक टायरेंट प्रोफाउंड बीस्ट हो सकता है, क्योंकि ब्लू विंड एम्पायर में टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म का एग्जिस्टेंस सिर्फ लेजेंड्स में सुना गया था, क्योंकि टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म लेवल एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के बाद आता है। टायरेंट प्रोफाउंड बीस्ट का पावरफुल प्रेशर युनचे और सिया किंग्यू के बॉडी को एक जगह पर जमा देता है। उनके ऑर्गन्स तक हिलने लगते हैं और दिल की धड़कन रुक जाने जैसी फीलिंग होती है। उस बीस्ट का सामना करना या उसके पंजे से बचकर निकलना बस एक पागलपन भरा सपना लग रहा था। युनचे दांत भींचकर जैस्मिन से कहता है, जैस्मिन, तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में पूरी तरह सील हो गई है। तुम थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं कर सकती? जैस्मिन काफी देर तक चुप रहती है। उसके डेलिकेट भौहें सिकुड़ जाते हैं। वो सोचती है कि जब उसने अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ सील की थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि युनचे ऐसे टेरिफाइंग ओपोनेंट से टकरा जाएगा। लेकिन क्योंकि उसने अपनी पावर को सील किया है, वो अब खुद अपनी पावर को अनसील नहीं कर सकती। युनचे के लिए बचने की जो आखिरी उम्मीद थी, वो अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जैस्मिन के दिल में भी पछतावा आने लगता है। जैस्मिन ठंडी आवाज में कहती है, इस बार तुम जरूर मरोगे। युनचे जोर से सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं नहीं मर सकता। वो जोर से चिल्लाकर कहता है, किंग्यू, जल्दी भागो। पहाड़ जैसे प्रेशर को सहते हुए युनचे मुश्किल से उठता है, किंग्यू का हाथ पकड़ता है और पूरी ताकत से भागता है। तभी दहाड़ की आवाज सुनाई देती है। उनकी हरकत से वो बड़ा सा बीस्ट और गुस्से में आ जाता है। वो अपना बड़ा सा हाथ उठाता है और उस डायरेक्शन में पटक देता है जहां वो भाग रहे होते हैं। पीछे से तेज हवा की आवाज युनचे को मुड़कर देखने पर मजबूर करती है। वो देखता है कि वो बड़ा सा बीस्ट का मुक्का उनके ऊपर नहीं आ रहा, बल्कि बीस्ट के अपने पैरों के नीचे लगता है। फिर भी युनचे की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो सिया किंग्यू को जोर से उठाकर हवा में उछल जाता है। वो बर्निंग हार्ट टेक्निक एक्टिवेट करता है, प्रोफाउंड पावर के बढ़ने के साथ, और सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन टेक्निक के इस्तेमाल के साथ ही एक ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव बैरियर उनके आसपास बन जाता है। बूम की आवाज के साथ, जैसे आसमान से कोई बहुत बड़ा हथौड़ा जमीन पे गिरा हो, पूरा हेवन बेसिन हिल जाता है। अगर अभी सर्दी का मौसम ना होता और गर्मी होती, शायद पूरा बेसिन का पानी आसमान में उड़ जाता। युनचे खतरा फील करके सिया किंग्यू को लेकर और ऊपर उछलता है, स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके, और तेज हवा में उठता है। वो अपने शरीर को पलटकर अपनी बॉडी को शील्ड बनाकर सिया किंग्यू को प्रोटेक्ट करता है। सिया किंग्यू शॉक में चिल्लाती है, युनचे, लेकिन उसकी आवाज एक खतरनाक एक्सप्लोजन में खो जाती है।
ये डायरेक्ट अटैक नहीं था, पर टायरेंट प्रोफाउंड बीस्ट ने अपने पैरों के पास जो पावरफुल मुक्का मारा था, उससे जो शॉकवेव क्रिएट हुआ वो इतना स्ट्रांग था कि जैसे ही वो शॉकवेव युनचे के बैरियर से टकराई, वो झेल नहीं पाया। उसका सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन प्रोटेक्टिव बैरियर टूटने लगता है। बर्फ और आइस के टुकड़े टूटे हुए बैरियर के अंदर आके सीधा युनचे की पीठ पे लगते हैं। उसका चेहरा दर्द से सफेद पड़ जाता है और उसके मुंह से खून निकलता है। सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन बैरियर के बिना युनचे उसी पल मर जाता, इसलिए वो अपनी जीभ का टिप काट कर बेहोशी से बचता है और जोर लगाकर बैरियर टेक्निक को फिर से एक्टिवेट करता है। लेकिन तभी उनके सामने एक और भी हॉरिफाइंग मंजर दिखाई देता है। उस बीस्ट का बड़ा सा सिर, जो अभी भी 30 मीटर दूर है, पर उनकी पूरी विजन को कवर कर रहा है। उसकी ब्लड रेड आंखें सिर्फ उन पे फिक्स हैं और फिर वो अपना गुफा जैसे बड़ा मुंह खोलता है। एक टेरिफाइंग सक्शन फोर्स उन्हें खींचने लगता है। सॉलिड आइस, फ्लाइंग स्नो और युनचे के साथ चिपकी हुई शा किंग्यू, सब कुछ उसके मुंह की तरफ उड़ता है। युनचे चिल्लाता है, किंग्यू, मुझे कसकर पकड़ो, छोड़ना मत। युनचे समझ चुका था कि बीस्ट ने अटैक डायरेक्टली उन पे नहीं किया, क्योंकि एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस उनके पास है। बीस्ट उन्हें जिंदा निगलकर उस लोटस को पूरा निकालना चाहता है। उनके आसपास सब कुछ अंधेरा हो जाता है और वो दोनों बीस्ट के पेट के अंदर गिर जाते हैं। वहां की ठंड हेवनली स्नो रेल्म से भी ज्यादा है। वो अपने बॉडी से बार बार टकराने का एहसास फील करते हैं, जैसे किसी एंडलेस बर्फ की गुफा में गिर रहे हों। सिर्फ सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन प्रोटेक्टिव बैरियर ही उन्हें बचाता है, वरना वो कब के चकनाचूर हो जाते। आखिर वो गिरते हैं एक कठोर बर्फीली जगह पर। सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन बैरियर फाइनली गायब हो जाता है। शा किंग्यू धीरे से अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वो जिंदा है, सिर्फ शरीर में थोड़े बहुत खरोंचाई है। वो एक इल्यूजनरी ब्लू लाइट जलाती है जो 10 मीटर तक एरिया को जगमगा देता है। ये जगह बीस्ट का पेट होना चाहिए, पर यह एक बर्फील गुफा की तरह लग रहा है। जमीन पत्थर जैसी हार्ड है, चारों तरफ बर्फ से बने लंबे लंबे नुकीले कांटे चिपके हुए हैं। हवा में अजीब स्मेल और टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा है। शा किंग्यू को, जो फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स को की 7th स्टेज तक प्रैक्टिस कर चुकी थी, उसके बावजूद उसे ठंड लग रही थी। वो धीरे से कहती है, युनचे, तुम ठीक हो ना? कोई जवाब नहीं मिलता। वो देखती है कि युनचे की आंखें आधी बंद हैं, चेहरा दर्द से सफेद है और खून उसके होंठों से निकल रहा है। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा है। वो पैनिक में कहती है, युनचे, तुम ठीक हो? वो फील करती है कि युनचे के शरीर के अंदर की इंटरनल एनर्जी फ्लो बहुत कमजोर हो चुकी है। युनचे मुश्किल से आंखें खोलता है, हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है, बहुत अच्छा है, हम जिंदा हैं। उसके लिए ये कुछ शब्द बोलना भी मुश्किल है। उसकी प्रोफाउंड एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। हर सेकंड वो ठंड से अपनी लाइफ फोर्स खोता जा रहा है, जैसे उसका शरीर हजारों नीडल से छेद दिया गया हो। धीरे धीरे उसका बॉडी नम हो जाता है और वो मर जाने का एहसास फील कर रहा है। युनचे धीमी आवाज में बोलता है, किंग्यू, कुछ मत बोलो, सुनो मेरी बात। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तुम यहां से निकल जाओ, चाहे वो बीस्ट कितना भी फ्राइटनिंग हो। तुम्हें अपनी पूरी पावर लगानी होगी और यहां से बचकर निकलना होगा। स्या किंग्यू गुस्से और दर्द से बोलती है, युनचे, ऐसे मत बोलो, तुम नहीं मरोगे। अगर हम जाएंगे तो साथ में जाएंगे। लेकिन युनचे की आंखों का नूर धुंधला होता जाता है। उसका शरीर बर्फ की लेयर से ढक जाता है। उसके लास्ट शब्द निकलते हैं, किंग्यू, अगली लाइफ में मेरी वाइफ फिर से बनना, क्योंकि इस लाइफ में मैं तुम्हें पूरा हासिल नहीं कर पाया। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। फिर वो धीरे धीरे बोलता है, ग्रैंडफादर, लिटिल आंट, सीनियर सिस्टर शेरुओ, जैस्मिन, सॉरी, लिंगर, मैं आ रहा हूं। इसके साथ ही उसकी आवाज हवा की हल्की सी फूंक की तरह धीरे धीरे खत्म हो जाती है और उस पल एक छोटी सी आंसू की बूंद गिरकर उसके ठंडे होंठों को छूती है। शा किंग्यू अपने चेहरे को छूकर महसूस करती है। उसके गालों पर बर्फ जैसे ठंडे आंसू बह रहे होते हैं। वो वहीं खड़ी रहती है, हैरान। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वो रो रही है। आंसू जैसी चीजें उसके लिए बिल्कुल अनजानी थीं। 4 साल की उम्र के बाद वो कभी नहीं रोई थी। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की फ्रोजन हार्ट आर्ट्स ने उसे ऐसा बना दिया था कि हर सिचुएशन में वो शांत रहे, न खुशी, न गम, न गुस्सा। उसका दिल हमेशा कोल्ड और कंट्रोल्ड रहता था। उसका दिल कभी नहीं हिलता था, सिर्फ युनचे के सामने छोड़कर।
और सिर्फ युनचे के सामने ही। वो खुद भी नहीं समझ पाती थी कि ऐसा क्यों है, लेकिन इस वक्त अपने चेहरे पर आंसू महसूस करके वो एक नतीजे पर पहुंचती है। वो अपने जेड जैसे गोरे हाथ को धीरे से नीचे लाती है और युनचे के चेहरे को लाइटली छूती है। आंसुओं की वजह से उसकी नजर धुंधली हो गई है। उस धुंधली नजर में वो युनचे का वही चेहरा देखती है जो कभी हिम्मत वाला होता था, कभी इंडिफरेंट, कभी मजाकिया, कभी मुस्कान भरा। उसके लिए युनचे एक अलग ही एग्जिस्टेंस था। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पति पत्नी थे, बल्कि क्योंकि युनचे उन सब मर्दों से अलग था जिनसे वो मिली थी। बाकी सब या तो उसके सामने डर के देख नहीं पाते या फिर नकली नोबल बनने का नाटक करते, पर उनकी लस्ट से भरी आंखें छुप नहीं पाती थीं, जो उसे हमेशा गुस्सा दिलाती थीं। सिर्फ युनचे, वो एक ऐसा था जो हमेशा अपने आप में रहता, चाहे वो कितनी भी मुश्किल सिचुएशन में हो। वो कभी उससे इंफीरियर फील नहीं करता था। कभी युनचे इतना शांत होता कि वो हैरान रह जाती, कभी बच्चों की तरह बिहेव करता और कभी अपने दुश्मनों के लिए एक दुष्ट बन जाता। लेकिन युनचे का हर रूप उसके दिल में बस गया था। हर पल वो उन यादों को याद करती रही, चाहे वो चाहे या ना चाहे। लेकिन वो ऐसी थी जो अपने कल्टीवेशन के पाथ की ऊंचाइयां तक पहुंचने के लिए सब कुछ छोड़ सकती थी। अपने दिल में छुपी उन यादों को वो हमेशा दबा देती थी। पर दुनिया में सब कुछ सिर्फ विल पावर से कंट्रोल नहीं होता। पहला आंसू गिरते ही उसकी आंखों से आंसुओं का दरिया बहने लगता है। आंसू उसके पूरे चेहरे को भिगो देते हैं। वो युनचे को देखती है और धीरे से बोलती है, युनचे, तुम्हें अगले जन्म का इंतजार करने की जरूरत नहीं। सच तो यह है कि सोर्ड डिस्कोर्स अरीना पर जब तुमने मुझे हराया था, तभी तुम मुझे हासिल कर चुके थे। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोलती है, चाहे मैंने कितनी भी कल्टीवेशन की, मैं अपने इमोशंस को पूरी तरह सील नहीं कर पाई। जो मेरा हमेशा का इंडिफरेंस था, वो बस मेरा सेल्फिश तरीका था तुमसे दूर भाग जाने का। वो याद करते हुए आगे बोलती है, उस वक्त तुमने मेरे सारे प्रोफाउंड एंट्रेंसेस खोलने के लिए अपने शरीर की सीमा तक प्रेशर डाला, अपने आप को लगभग हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाया। अगर तुम नहीं होते तो आज की सिया किंग्यू कभी एग्जिस्ट नहीं करती। तुमने सोर्ड डिस्कोर्स अरीना में अपना सब कुछ दे दिया, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि तुम मेरे पति बनने लायक हो। तुमने अपनी इंटरनल इंजरीज को इग्नोर करके अपने अटैक का रुख बदला, सिर्फ मुझे चोट न पहुंचाने के लिए। और अब तुम फिर से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी जान और लाइफ फोर्स लगाकर। तुम वैसे स्मार्ट हो, पर क्या तुम्हें लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद कोई लड़की तुमसे हासिल नहीं होगी या तुम्हें पसंद नहीं करेगी? सिया किंग्यू धीरे से खड़ी होती है, दोनों हाथों को अपने सीने पर रखती है। वो आंखें बंद करके सॉफ्टली कहती है, युनचे, तुम वो आदमी हो जिससे मैंने शादी की। तुम ऐसे ही कैसे मर सकते हो? तुमने हमेशा मेरे लिए पति होने का फर्ज निभाया और मैं कभी तुम्हारे लिए पत्नी नहीं बनी। वो थोड़ी देर रुक कर कहती है, कम से कम इस बार मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, मैं सिया किंग्यू तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हूं। इसी के साथ ही धीरे धीरे एक ब्लू रोशनी सिया किंग्यू के शरीर से निकलने लगती है। वो रोशनी और ज्यादा निकलने लगती है। ये ब्लू रोशनी एक लंबे समय तक आसपास छाई रहती है, जब तक सिया किंग्यू उन्हें खींचकर अपने दोनों हाथों में इकट्ठा नहीं कर लेती। उसके जेड जैसे हाथों में आइसी ब्लू लाइट की एक गोल बोल बन जाती है। सिया किंग्यू सॉफ्टली झुकती है और अपने दोनों हाथ युनचे के पेट पर रख देती है। वो शांत नजर से देखती है। वो ब्लू लाइट पानी की तरह युनचे के शरीर के अंदर जाने लगती है। धीरे धीरे युनचे के शरीर के ऊपर एक ब्लू हेलो चमकने लगता है। जब रोशनी धीमी पड़ती है, सिया किंग्यू का शांत और रोशन चेहरा उस बर्फीले अंधेरे में और भी सुंदर लगता है। युनचे तब तक मौत के अंधेरे में डूब चुका होता है। उसका विश्वास था कि उसका होश कभी वापस नहीं आएगा, पर मौत के उस एबिस में वो अचानक अपने शरीर का एहसास करने लगता है। उसके शरीर पर जो आइस कोल्ड फीलिंग थी, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। वो सोचता है, क्या मैं बर्फ के नर्क में आ गया? मरने से पहले मैंने कितने लोगों को मारा, तो चाहे कुछ भी हो, मुझे तो नर्क में ही आना था। फिर उसके सीने में दर्द उठता है जो उसकी होश को फिर से जगाता है। धीरे धीरे वो आंखें खोलता है और कुछ ब्लू रोशनी की हल्की किरणें देखता है। जैस्मिन की आवाज उसके कानों में गूंजती है, तुम आखिर जाग गए। तुम इतना भी सरवाइव कर गए। तुम्हारी लाइफ सच में जिद्दी है। युनचे मुश्किल से बोलता है, मैं नहीं मरा। उसके ऑर्गन्स में अब भी दर्द है, पर वो टूटने जैसे नहीं लग रहे। ठंड अब हद से ज्यादा नहीं लग रही, बल्कि हल्का वार्मथ महसूस हो रहा है।
उसके सेंसेस और हाथ पैर फिर से नॉर्मल हो गए हैं और उसका थका हुआ शरीर थोड़ी ताकत वापस पा रहा है। जैस्मिन थोड़ी ठंडी आवाज में कहती है, तुम्हें मरना चाहिए था, पर उस लड़की ने अपनी सारी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ तुम्हें दे दी, तुम्हारी इंटरनल इंजरीज सील कर दी और तुम्हें ठंडी हवा से आइसोलेट किया ताकि तुम टेम्पोरेरी होश में आ सको। लेकिन तुम दोनों अब भी एक टायरेंट प्रोफाउंड बीस्ट के शरीर के अंदर हो। यहां से निकलना इम्पॉसिबल है। तुम दोनों आखिर में मरोगे ही, पर पहले वो मरेगी फिर तुम। युनचे शॉक में सोचता है, किंग्यू, उसने अपनी सारी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ मुझे दे दी। वो तुरंत उठकर देखता है, ब्लू लाइट में सिया किंग्यू उसके पास बैठी हुई है। उसका चेहरा शांत, बिना इमोशन के, पर उसमें एक सेटिस्फैक्शन की हल्की सी झलक है। युनचे उसका हाथ छूकर घबरा जाता है। उसके हाथ से लाइटनिंग की तरह पीछे हटकर बोलता है, ये इतना ठंडा। नॉर्मल तौर पर फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स की वजह से सिया किंग्यू का शरीर थोड़ा ठंडा होता है, रिफ्रेशिंग, पर अब वो प्रोफाउंड आइस की तरह जम चुकी है। जैस्मिन बताती है, उसने अपनी सारी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ तुम्हारे इंजरीज हील करने, ठंड से बचाने और तुम्हारी लाइफ फोर्स रिस्टोर करने में लगा दी। अब उसके पास खुद को प्रोटेक्ट करने की पावर नहीं बची। अगर उसका शरीर पूरे साल ठंड का आदतन न होता तो वो तुमसे पहले जम चुकी होती। लेकिन अब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। ये एक आइस एट्रीब्यूट टायरेंट प्रोफाउंड बीस्ट है। उसके अंदर की ठंड तुम दोनों के बस की बात नहीं। युनचेशिया किंग्यू के चेहरे को सॉफ्टली छूकर बोलता है, किंग्यू उठ जाओ, किंग्यू। वो उसे जगाने की कोशिश करता है। अपने स्काई पॉइजन पर्ल से जितने कपड़े निकाल सकता है निकालकर उसके ऊपर डाल देता है। जैस्मिन का गुलाबी बेडशीट भी उसे लपेट देता है, पर ठंड उसके बॉडी में घुसती जा रही है, उसकी लाइफ फोर्स को खाती जा रही है। युनचे दांत भींच कर बोलता है, नहीं, मुझे यहां से निकलना ही होगा। यहां सिर्फ मौत है। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। वो उठने की कोशिश करता है, पर उसका शरीर दर्द और इंजरी की वजह से वापस गिर जाता है। तभी उसे दिखता है अंधेरे में एक ग्रीन ग्लो। वो अपना हाथ उठाता है और देखता है स्काई पॉइजन पर्ल एक इल्यूजरी ग्रीन लाइट से चमक रहा है। यह उसका ट्रेजर डिटेक्शन लाइट था और उसकी फ्लिकर इंटेंसिटी बताती है कि जो भी चीज है वो बहुत करीब है। युनचे कहता है, क्या यहां कोई ट्रेजर छुपा है? जैस्मिन उस चमक को देखती है और कहती है, ये आइस एट्रीब्यूट प्रोफाउंड बीस्ट आधा पहाड़ निगल सकता है। अगर उसने कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेजर निगल लिया हो तो वो अजीब नहीं। युनचे मुश्किल सांस लेकर बोलता है, जैस्मिन जाकर देखो, स्काई पॉइजन पर्ल इतनी तेज और अलग लाइट दे रहा है, शायद ये कोई अनयूजुअल चीज हो। अगर इसमें स्पेस एट्रीब्यूट हुआ तो शायद हम बच सकें। जैस्मिन गुस्से से कहती है, तुम मरने वाले हो और अब भी किसी ट्रेजर की सोच रहे हो? पर वो फिर भी उस डायरेक्शन में चल पड़ती है। उसका लाल फिगर अंधेरे में गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद जैस्मिन की हैरानी से भरी आवाज गूंजती है। युनचे का दिल तेज धड़कने लगता है। अगर जैस्मिन इतनी हैरान है तो वो चीज मामूली नहीं होगी। वो पूछता है, क्या मिला? क्या वो स्पेस एट्रीब्यूट ट्रेजर है? जैस्मिन की आवाज एक अजीब सी टोन में वापस आती है, तुम्हारी जिंदगी इतनी जिद्दी है कि मुझे जलन हो रही है। ये वो स्पेस ट्रेजर नहीं है जो तुम चाहते थे, लेकिन ये तुम्हें मौत से बचाने के लिए काफी है। अब समझ आया कि ये आइस एट्रीब्यूट टायरेंट प्रोफाउंड बीस्ट यहां क्यों है। ये चीज इसके पेट में है और ये साल भर उसकी पावर अब्सॉर्ब करता रहा है। युनचे, इसे पकड़ और निगल लो। जैस्मिन की आवाज के साथ ही एक एज्योर ब्लू लाइट का छोटा सा गोल बोल अंधेरे में से उड़कर युनचे के हाथ में गिरता है। वो एक छोटा सा गोल बीड था, साइज में एक नॉर्मल ग्लास बॉल के बराबर, जो नीलम पत्थर की तरह चमक रहा था। पर उससे निकलने वाली डेंस ब्लू रोशनी इतनी इंटेंस थी कि वो एक छोटी सी तारे की तरह लग रही थी। जब युनचे उसे पकड़ता है तो लगता है जैसे वो बीड एक लंबी नींद से जग गया हो। अचानक उससे निकली एक तेज एज्योर ब्लू रोशनी युनचे के पूरे शरीर को कवर कर लेती है। युनचे हैरान होकर कहता है, ये क्या है? वो बीड को आंखों के सामने लाकर घूरता है। उस वक्त उसके थके हुए प्रोफाउंड वेन्स के अंदर वायलेंट उथल पुथल होने लगती है। लेकिन ये उथल पुथल डर का नहीं, बल्कि एक एक्साइटमेंट का होता है जो उसका खून और दिमाग फिर से जगा देता है। उसका दिल एक अजीब सी शांति महसूस करता है, जैसे कोई चीज जो हमेशा उसकी थी वो अब वापस उसके पास आ गई हो। यह फीलिंग उसके लिए नई नहीं थी। यह वही एहसास था जो उसने स्कारलेट ड्रैगन माउंटेन रेंज के फ्लेम ड्रैगन की गुफा में महसूस किया था, जब उसने इविल गॉड का फायर सीड हासिल किया था। जैस्मिन उसकी तरफ देखकर चिल्लाती है,
अब भी खड़े हो सोच रहे हो? जल्दी खा लो इसे। एट्रीब्यूट अलग है, पर इसका ऑरा बिल्कुल उस फायर एट्रीब्यूट इविल गॉड सीड जैसा है जो तुमने तब निगला था। ये क्लियरली इविल गॉड का वाटर सीड है जो इस बड़े टायरेंट प्रोफाउंड बीस्ट ने निगल लिया था। इसी की वजह से ये आइस एट्रीब्यूट वाला बीस्ट यहां मौजूद था। युनचे जैस्मिन की बात पर कंफर्म कर लेता है। वो 100% श्योर होता है कि ये बीड भी वही है जो उसने फ्लेम ड्रैगन की गुफा में पाया था। वो एक नजर सिया किंग्यू की तरफ देखता है जो अपनी सांस की आखिरी डोर पर होती है और बिना वक्त जाया किए वो एज़्योर ब्लू बीड को निगल लेता है। जैसे ही बीड उसके अंदर जाता है, युनचे के प्रोफाउंड वेन्स वायलेंट हो उठते हैं। उसके शरीर से तेज ब्लू लाइट निकलकर फैल जाती है। वो लाइट शकिंग्यू की जो बची कुची प्रोफाउंड स्ट्रेंथ उसमें थी उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर जैसे उसका शरीर एक एज़्योर ब्लू फ्लेम में जलने लगता है, ठंड की हर एक फीलिंग एक पल में खत्म हो जाती है। युनचे आंखें बंद करता है और उसके शरीर में एक अनस्पीकेबल कंफर्ट फैल जाता है। यह ब्लू लाइट धीरे धीरे शा किंग्यू के शरीर को भी कवर करती है। एक ही पल में उसके शरीर पर चिपकी बर्फ की परतें और आसपास के सभी बर्फ के टुकड़े बिना पिघले गायब हो जाते हैं। टायरेंट प्रोफाउंड बीस्ट के शरीर के अंदर की वो खौफनाक ठंडी हवा इस ब्लू चमक के सामने अपना असर खो देती है। युनचे के प्रोफाउंड वेन्स में नई प्रोफाउंड स्ट्रेंथ तेज रफ्तार से भरने लगती है। उसके टूट चुके इंटरनल ऑर्गन्स भी तेज स्पीड से हील होने लगते हैं। उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ अपनी कैपेसिटी तक पहुंच जाती है पर रुकती नहीं। फिर क्रैक की आवाज के साथ उसे महसूस होता है जैसे उसके प्रोफाउंड वेन्स की एक बड़ी दीवार तोड़ दी गई हो। उसके शरीर के आसपास की ब्लू लाइट धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उस पल युनचे क्लियरली महसूस करता है कि उसके प्रोफाउंड वेन्स इवॉल्व हो गए हैं। उसका शरीर, उसकी सोल और प्रोफाउंड वेन्स एक नई ताकत के साथ दोबारा जन्म ले चुके हैं। वो गहरी सांस लेकर खड़ा होता है। उसके शरीर से एक इतनी ज्यादा पावरफुल प्रोफाउंड स्ट्रेंथ फैलती है जो ट्रू प्रोफाउंड रेल्म से ब्रेक थ्रू करके स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म में स्टेप कर लेती है। उसकी सारी इंजरीज पूरी तरह से हील हो चुकी होती हैं। साथ ही अब युनचे की कल्टीवेशन स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म पर पहुंच चुकी है। युनचे अपने अंदर झांक कर वो देखता है। उसका पहले से लाल कलर का शरीर अब रेड और ब्लू दोनों शेड्स में चमक रहा है। उसके 54 प्रोफाउंड एंट्रेंसेस में से हर एक एंट्रेंस ब्लू और लाल की रोशनी से चमक रहा है। उसकी वेन्स, उसका प्लाज्मा, उसके सेल्स, सब में अब एज़्योर ब्लू की चमक है। ये दोनों कलर्स रेड और ब्लू न पूरी तरह फ्यूज्ड हैं न पूरी तरह अलग। दोनों एक ही शरीर में बिना लड़ाई के रह रहे हैं। अभी जो युनचे ने निगला था वो इविल गॉड का वाटर सीड था। जब उसने पहले फायर सीड निकला था, उसके प्रोफाउंड वेन्स ने फायर एट्रीब्यूट को अडॉप्ट करके अल्टीमेट फायर एफिनिटी हासिल की थी। अब वाटर सीड खाने के बाद उसके प्रोफाउंड वेन्स में दोनों फायर और वाटर एट्रीब्यूट्स एक साथ हैं। नॉर्मली ये एलिमेंट्स एक दूसरे के दुश्मन होते, पर इविल गॉड के वेन्स में ये दोनों परफेक्टली रह सकते हैं। साथ ही वो फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स जो पहले फायर एट्रीब्यूट की वजह से सील हो गई थी, अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है। युनचे आंखें खोलता है और अपने हाथों को रब करता है। उसके आसपास एक एज़्योर ब्लू बैरियर फैलकर सया किंग्यू को ठंड से पूरी तरह प्रोटेक्ट कर लेता है। इविल गॉड की मिरेक्युलस ताकत ने उसके सारे जख्म हील किए, प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को रिस्टोर किया और उसे ट्रू प्रोफाउंड रेल्म लेवल से सीधा स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म लेवल में पहुंचा दिया। अपने हाथ उठाते ही वो एक छोटी सी आइस क्रिस्टल यानी बर्फ का टुकड़ा बनाता है। फिर अपने थॉट से उसे पानी, बर्फ और मिस्ट में बदल देता है। अब उसका शरीर वाटर एलिमेंट से पूरी तरह फेमिलियर हो चुका है। फायर की तरह अब वाटर एट्रीब्यूटेड पावर्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साथ ही अब वो वाटर एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल कर सकता था। जैस्मिन वापस आती है। उसका चेहरा शांत है पर उसकी आंखों में रिलीफ होता है। वो कहती है, तुम्हारी किस्मत सच में बहुत शक्तिशाली है। मैं प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में आई थी इविल गॉड के सीड्स ढूंढने के लिए, पर मुझे कुछ नहीं मिला। तुमने 2 साल से भी कम समय में 2 सीड्स पा लिए और ये सीड तो इतने सही वक्त पर मिला। इविल गॉड के सीड्स में इतनी पावरफुल एलिमेंटल स्ट्रेंथ है कि अब तुम पानी को कंट्रोल कर सकते हो और उससे इम्यून हो गए हो। अब इस ठंडी हवा का तुम पर कोई असर नहीं। युनचे हाथ बांधकर कहता है, ये सब ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे यहां से जिंदा ले जा पाऊंगा। सिया किंग्यू की हालत अभी भी बहुत खराब है। मुझे इसे लेकर यहां से तुरंत निकलना होगा, वरना ये और ज्यादा नहीं टिक पाएगी। तभी युनचे के दिमाग में एक बजिंग होती है। एक बहुत एंशंट आवाज गूंजती है, जैसे किसी एंशंट युग से आ रही हो। मेरे पावर्स के सक्सेसर, तुम आखिर यहां आ ही गए। युनचे आंखें बंद करके कंसंट्रेट करता है और सोचता है, तुम इविल गॉड हो?
वो आवाज कहती है, हाँ, जो सीड तुमने निकला उसमें मेरी सोल का एक टुकड़ा है। मैंने इस छोटी सी दुनिया में कई सालों तक इंतजार किया और आखिर तुम आ गए। युनचे पूछता है, क्या यह छोटी सी दुनिया भी तुमने बनाई थी? एंशंट आवाज धीरे से कहती है, सही कहा, पर यह मायने नहीं रखता। सीड्स को नया मालिक मिल चुका है और मेरी यह सोल भी जल्दी खत्म हो जाएगी। मेरे पावर्स के सक्सेसर, अपना मन शांत करो, अपनी सांस स्टेबल रखो, मुझे तुम्हारी यादें देखने दो ताकि अपने आखिरी पावर से मैं जान सकूं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। युनचे बिना रेजिस्ट किए अपने माइंड को पूरी तरह रिलैक्स कर देता है। वो सोल एनर्जी उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में घुसकर सब देख लेती है और फिर निकल जाती है। वो आवाज फिर कहती है, तो ऐसा है, तुम एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हो, पर तुम्हारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्मत और तकदीर है। तुम्हारे एक्सपीरियंसेस मुझे दिखाते हैं कि तुम मेरे लायक सक्सेसर हो। तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा अभी यहां से निकलने की है। मैं अपने बचे हुए पावर से तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा और तुम्हें एक खास जगह भेजूंगा। युनचे तुरंत कहता है, धन्यवाद, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। अगर हम यहां और रहे तो वो बच नहीं पाएगी। कृपया हमें तुरंत यहां से भेज दो। वो आवाज कहती है, मुझे धन्यवाद मत दो, तुमने मेरी पावर्स इनहेरिट की हैं। इसका मतलब है कि तुम मेरे मिशन को भी इनहेरिट करोगे। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे सोच से परे होगा। पावरफुल बनो, यही तुम्हारा रास्ता है। लेकिन याद रहे, जिस जगह तुम्हें भेजा जा रहा है तुम सिर्फ 24 घंटे वहां रह सकते हो। उसके बाद तुम दोनों वापस इस छोटी दुनिया में लौट आओगे। युनचे सोचता है, मिशन, ईविल गॉड का मिशन। इसके साथ ही वो आवाज गायब हो जाती है और युनचे के आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है। वो शा किंगयू को गले लगाता है और दोनों उस ट्विस्टेड स्पेस में गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक ठंडी फ्रेश हवा, फूलों की सुगंध और मिट्टी की खुशबू उनके नाक को महसूस होती है। जब युनचे आंखें खोलता है तो वो डार्क ग्रीन घास, एक छोटी सी नदी और अलग अलग साइज के पेड़ देखता है। ये जगह आम लग रही थी, पर उस वक्त युनचे के लिए यह स्वर्ग जैसी थी। वो एक गहरी सांस लेता है और शा किंगयू को आराम से नीचे लिटा देता है। उसका शरीर अब भी आइस कोल्ड था। वो बेहोश थी, पर यहां की एनवायरनमेंट ने उसके चेहरे का टेंशन कम कर दिया था। युनचे तुरंत अपनी स्मॉल ड्यू ड्रॉप पिल निकालकर उसके मुंह में डालता है, अपने हाथ से उसके दिल के ऊपर प्रेशर डालता है और अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ से उसके शरीर की ठंडी हवा को धीरे धीरे शरीर से बाहर निकालता है। यह जगह शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहां ज्यादा लोग नहीं आते थे। युनचे नहीं जानता था ईविल गॉड ने उसे यहां क्यों भेजा। वो सिर्फ शा किंगयू को देखकर उसकी खूबसूरती में खो जाता है और सोचता है, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जिंदगी बचाई। अगर तुम नहीं होती तो मैं तो अब तक मर चुका होता। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे हमेशा तुम्हें हासिल करने की सोच आती है, पर मुझे पता है कि उस सोच में प्यार का हिस्सा बहुत छोटा है। ज्यादातर वो सिर्फ एक आदमी की इच्छा है जो सुंदर चीजों को अपना बनाना चाहता है। मेरा पति होने का दावा शायद मजाक हो, पर अपना गरूर और अपनी डिग्निटी मैं नहीं छोड़ सकता। आज के बाद मैं तुम्हें सिर्फ हासिल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बनाऊंगा। चाहे मुझे पूरे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड से लड़ना भी पड़े, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाऊंगा। तभी एक लड़की की घबराहट भरी चीख सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। वो आवाज पास की किसी जगह से आती है। आवाज में डर और घबराहट भरी होती है, साथ ही छप छप के कदम तेज हो जाते हैं। अब युनचे स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म के पहले लेवल पर था, इसलिए उसका विजन रेंज भी ज्यादा था। वो देखता है एक छोटी लड़की पीले कपड़ों में उसकी तरफ भाग रही है। उसका शरीर छोटा और नाजुक है, लगभग 10 साल की लग रही थी, पर उसके स्टेप्स फास्ट हैं, मतलब उसने प्रोफाउंड स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग ले रखी है। उसके पीछे 3 काले कपड़े पहने आदमी आराम से उसका पीछा कर रहे हैं। हंसकर कहते हैं, हा हा हा, भाग लो जितना भाग सकती हो, देखते हैं कितनी देर में तुम्हारी ताकत खत्म होती है। युनचे अपना ध्यान वापस शा किंगयू पर लगाता है। यह जगह उसके लिए अनजान है और वो दूसरों के मामले में पड़ना नहीं चाहता। पर तभी धड़ाम की आवाज के साथ वो लड़की जमीन पर गिर जाती है। वो उठने की कोशिश करती है पर नहीं उठ पाती। आंखों में आंसू भर जाते हैं, पर वो जिद से आंसू बहाने से इनकार करती है। वो 3 आदमी उसके पास पहुंचकर बीच वाला आदमी हाथ बढ़ाता है और जोर से हंसता है, सू लिंगर, फिर भाग के दिखा, हा 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 हा। युनचे की आंखें एकदम से फट जाती हैं। उसके शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है।
सुलिंगर नाम सुनकर अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस नोबेल को ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूं तो फिर दबाओ बटन लाइक का और करो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अभी तो आपने युनचे के ठड़कपन देखी ही नहीं। अभी तो पूरी फिल्म बाकी है।